नमस्कार साथियों। समाजशास्त्र की इस क्लास में सभी समाजशास्त्रियों का एक बार फिर से स्वागत है। कल्चर टॉपिक के हम लोग अंतिम चरण में हैं। ये काफ़ी बड़ा टॉपिक था, तो लगभग टॉपिक समाप्त है, लेकिन अब जो इसके कॉन्सेप्ट हैं वो जानना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, और अगर नहीं भी आए तब भी आप लोगों के लिए जानने के लिए बहुत ज़रूरी टॉपिक है। समाजशास्त्र में जब मैं कहता हूँ कि सभी समाजशास्त्रियों को स्वागत है, इसका मतलब कि चाहे आप किसी भी क्लास के हों, चाहे आप इंटर से लेकर पीजी तक, या नेट असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हों, या आप आईएएस की तैयारी कर रहे हों, सबके लिए इक्वली इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि समाजशास्त्र सब्जेक्ट ही अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़रूरी है सबके लिए। आप भले ही उस सब्जेक्ट से तैयारी ना कर रहे हों, लेकिन एक सामान्य नागरिक के नाते भी आपको समाजशास्त्र जानना चाहिए। मुझे लगता है समाजशास्त्र हर व्यक्ति के लिए कंपलसरी करना चाहिए इस सब्जेक्ट को, क्योंकि आप प्रशासन में जाते हैं अगर, तो आप अपने समाज को नहीं जानते हैं तो आप एक अच्छे प्रशासक नहीं हो पाएंगे। इसलिए सोसाइटी को जानना बहुत ज़रूरी है। सोसाइटी को जानने के बाद आप किसी भी क्षेत्र में हो, आप निश्चित रूप से सफल होंगे। आप अगर टीचर बनते हैं, प्रोफेसर बनते हैं, तो अपनी सोसाइटी की अगर अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर है तो आप बेहतर तरीके से कोई काम करेंगे और हमेशा आपकी तारीफ होगी। तो ये कल्चर अपने आप में टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए। हम लोगों ने एक संस्कृति कैसे बनती है, उसकी विशेषताएं क्या है, परिभाषाएं और सांस्कृतिक तत्व, संकुल, प्रतिमान, क्षेत्र, इन सब पे बात हो गई थी, तब इसकी महत्वपूर्ण अवधारणा है। लेकिन इसके बीच में एक चीज़ छूट गई थी जिस पे हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं उसको। इसका संगठन क्या होता है, यहाँ से भी क्वेश्चन आया है। संस्कृति का संगठन, इंटीग्रेशन ऑफ कल्चर, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टॉपिक। इंटीग्रेशन है, संस्कृति संगठित कैसे रहती है, संगठन कैसे बनता है इसका। तो जैसा कि आप लोग जान गए हैं कि संस्कृति की सबसे छोटी इकाई सांस्कृतिक तत्व होता है। जिस तरीके से परिवार की सबसे छोटी इकाई उसका एक व्यक्ति, उसी तरीके से समाज की विभिन्न इकाइयाँ, और उस सबसे छोटी इकाई सूक्ष्मतम तत्व को सांस्कृतिक तत्व कहा गया है, जिसका और डिवीजन ना किया जा सके। कई सारे तत्व मिलकर सांस्कृतिक संकुल बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स जिसे कहते हैं, और कई सारे कॉम्प्लेक्स प्रतिमान, और प्रतिमान जहाँ तक जिस क्षेत्र में फैलते हैं वो सांस्कृतिक क्षेत्र कहलाता है। तो इस पर हमारी बात हो गई थी, आप लोग समझ गए होंगे। अब इसके तीन संगठन के तीन दृष्टिकोण हैं। पहला है प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण, फंक्शनल अप्रोच। इसमें दो लोग, मेलिनोव्स्की और रेडक्लिफ ब्राउन, जाने जाते हैं फंक्शनल अप्रोच के लिए। कॉन्फ़िगरेशनल अप्रोच के लिए ये संरूपणात्मक दृष्टिकोण है, ये जाना जाता है प्रोफेसर रूथ बेनेडिक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने सांस्कृतिक प्रतिमान की अवधारणा दी। और तीसरा है लयात्मक दृष्टिकोण, संस्कृति की लय, थीमेटिक अप्रोच और कल्चरल थीम। ये इम्पोर्टेंट है, और ये मोरिस ओपलर ने ये थ्योरी दी। तो आपको मोरिस ओपलर का नाम ध्यान रखना है, और ये थीमेटिक अप्रोच क्या है। अब इसको थोड़ा सा समझ लीजिए कि मेलिनोव्स्की एक ब्रिटिश समाजशास्त्री हैं, और बहुत इम्पोर्टेंट, इनको समाजशास्त्री, मानव शास्त्री कुछ भी कह सकते हैं आप। मैथमेटिशियन भी थे, साइंस के स्टूडेंट थे। इन्होंने समाजशास्त्र में एक नई अप्रोच दी थी,
जिसको फंक्शनल अप्रोच कहते हैं। इन्होंने बताया कि सांस्कृतिक तत्व व्यक्ति संस्कृति को जन्म क्यों देता है, क्योंकि उसकी बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं और वो आवश्यकताएं समय विशेष, स्थान विशेष के हिसाब से होती हैं। कोई पोल पे रहता है तो उसके वहाँ के नीड के हिसाब से उसकी आवश्यकताएं हैं। कोई प्लेन एरिया में रहता है तो वहाँ के हिसाब से व्यक्ति इनोवेशन करता है, रिसर्च करता है, अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए चीज़ों को इन्वेंट करता है, बनाता है। तो कल्चरल जो एलिमेंट्स हैं वो व्यक्ति ने जिन जिन तत्वों को जन्म दिया वो अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए जन्म दिया। और मेलिनोव्स्की ये कहते हैं कि संस्कृति का कोई भी तत्व ऐसा नहीं है जो उसकी किसी न किसी आवश्यकता की पूर्ति ना करता हो, और संस्कृति के तत्व का अस्तित्व भी इसी बात पर निर्भर है कि वो व्यक्ति के काम आ रहा है या नहीं। अगर वो काम नहीं आएगा तो वो सांस्कृतिक तत्व भी बेकार हो जाएगा। ये पेन तब तक हमारे हाथ में है जब तक ये ज़रूरतों को पूरा कर रहा है। जिस दिन ये अपना काम करना बंद कर देगा उस दिन ये बेकार हो जाएगा। इसका काम क्या है? लिखना। तो जो लिखने का काम है वही इसका फंक्शन है। शिक्षक का काम है पढ़ाना। जिस दिन शिक्षक पढ़ाना बंद कर देगा वो शिक्षक बेकार हो जाएगा, है ना। तो कोई भी चीज़, सपोज कीजिए ये मोबाइल है, जब तक ये फंक्शन कर रहा है, काम कर रहा है, अगर ये अपना काम करना बंद कर देगा तो ये किसी काम, व्यक्ति के किसी काम का नहीं है। कहने का मतलब है कि मेलिनोव्स्की ने कहा कि व्यक्ति ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संस्कृति को जन्म दिया, और कोई वो तत्व जो है उसकी किसी न किसी आवश्यकता की पूर्ति अवश्य करता है, और इसी संस्कृति के माध्यम से व्यक्ति अपनी सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और बौद्धिक आवश्यकताओं की पूर्ति, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। यही संस्कृति का फंक्शन है जो उसको जोड़े रखती है। तो ये व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति का साधन मानते हैं संस्कृति को। रेडक्लिफ ब्राउन एक और समाजशास्त्री है, मानव शास्त्री है। इनको संरचना प्रकारवादी कहा गया। आगे इस थ्योरी पे हम लोग आगे डिटेल में बात करेंगे। इन्होंने कहा है कि संस्कृति के तत्व जो समाज में, जो सामाजिक संरचना है, वो अंततः समाज के अस्तित्व को बनाए रखती है। जितनी भी चीज़ें हैं संस्कृति की व्यक्ति जन्म दिया, लेकिन उसका अल्टीमेट गोल होता है समाज में स्थिरता पैदा करना। तो ये समाज की बात करते हैं रेडक्लिफ ब्राउन। अब आइए संरूपणात्मक दृष्टिकोण, कॉन्फिगरेशनल अप्रोच, प्रोफेसर रूथ बेनेडिक्ट। इन्होंने कहा कि संस्कृति की आत्मा दो प्रकार की होती है, जो हम लोग पहले बात कर चुके हैं, देवधर्मी और दानव धर्मी। तो प्रत्येक संस्कृति का एक स्टाइल होता है, उसका एक पैटर्न होता है, एक झुकाव होता है, इस तरह का होगा, और वो जो अंदरूनी उसकी प्रवृत्ति जैसी होती है उसी के अनुसार संगठन बनता है संस्कृति का। जैसे अगर किसी की आत्मा देवधर्मी है तो वहाँ का सांस्कृतिक संगठन जो है, पूरा ढांचा वो देवधर्मी जैसा होगा, अपोलिनेशियन जैसा होगा। और अगर उसकी अंदरूनी प्रवृत्ति दानव धर्मी है, दुष्ट प्रकृति के लोग हैं, तो उनकी जो टेंडेंसी दुष्ट प्रकृति की है, तो उस पूरे समाज में दुष्टता के लक्षण ज़्यादा दिखाई पड़ेंगे। तो उसकी अंदरूनी जो प्रवृत्ति है उसके कारण व्यक्ति, वो संस्कृति जो है उसी हिसाब से उनको जोड़े रखती। यही इसका संगठन है, अंदरूनी प्रवृत्ति के कारण। अब एक दृष्टिकोण इन्होंने दिया है, मोरिस ओपलर। इन्होंने शिरकाउआ अपाचे एक संस्कृति है इंडोनेशिया के पास, जो आइलैंड्स हैं वहाँ पर ट्राइब। तो इन्होंने ये कहा कि संस्कृति सिर्फ देवधर्मी या दानव धर्मी नहीं होती। ये बेसिकली आलोचक हैं रूथ बेनेडिक्ट के, मोरिस ओपलर। ये कई बार पूछा गया है, और इन्होंने जो संस्कृति की लय की अवधारणा दी, ये पूछा जाएगा आपसे कि संस्कृति की लय की अवधारणा किसने दी, थीमेटिक अप्रोच, यानी कल्चरल थीम का कॉन्सेप्ट किसने दिया। तो आंसर है मोरिस ओपलर ने। इन्होंने कहा कि संस्कृति की आत्मा सिर्फ देवधर्मी या दानव धर्मी नहीं होती, यानी किसी भी समाज की जो टेंडेंसी है
वो ऐसी नहीं सिर्फ दो तरह की, या तो वहाँ पे बुरे लोग होंगे या अच्छे लोग होंगे। इन्होंने कहा बहुत तरीके के लोग होते हैं। और इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया ऑर्केस्ट्रा का। इन्होंने कहा कि जिस तरीके से ऑर्केस्ट्रा में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, आपने ऑर्केस्ट्रा देखा होगा, जब पूरा स्टेज पे सजा होता है तो कोई मंजीरा बजा रहा है, कोई ड्रम बजा रहा है, कोई गिटार बजा रहा है ना, और कोई गा रहा है, कोई, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो वो सारे इंस्ट्रूमेंट बजते, लेकिन सामने सुनने वाले को एक लय सुनाई पड़ती है। ऐसा नहीं कि वो बजा रहे हैं तो सबको लगे कि क्या शोर हो रहा है, लेकिन वो जो जिस तरीके से बजाते हैं उन सब में मिल के एक जो लय निकलती है, उसकी जो थीम होती है, जिस पर व्यक्ति को आनंद आता है और लोग इंजॉय करते हैं। तो वो जो थीम है वो एक व्यक्ति की नहीं है, एक इंस्ट्रूमेंट की थीम नहीं है, वो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट की थीम है, जिसको मिला के जो उसका शोर निकलता है, जो उसकी ध्वनियाँ निकलती हैं, वो लोगों को कर्णप्रिय होती है। तो वो थीम जो है वो अप्रोच इन्होंने बताया कि कल्चरल थीम की अप्रोच। उन्होंने कहा इसमें बहुत सारे तत्व होते हैं और उन तत्वों का सबका कुछ न कुछ महत्व होता है। तो इस तरह से इन्होंने सांस्कृतिक लय का सिद्धांत प्रस्तुत किया। ऑर्केस्ट्रा का उदाहरण दिया ओपलर ने, कि कहते हैं कि जिस प्रकार प्रत्येक संगीत की एक विशिष्ट लय होती है, जिसके आधार पर संगीत विभिन्न अंगों श्रृंखला बना रहता है, उसी प्रकार यानी जो संस्कृति के जो संगीत के बहुत सारे अंग हैं, वो मिलकर संगीत को एक विशिष्ट स्वरूप प्रदान करते हैं। ठीक उसी प्रकार संस्कृति में कुछ थीम होती हैं जो उसे सांस्कृतिक विभिन्न अंगों को संगठित करती हैं। चिरकाऊ अपाचे जो इनका ये है, ये पूछा जाता है। इसका अध्ययन किया उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका की ये ट्राइब है। इस समाज की जो उन्होंने थीम बताई है वो कुछ इस तरह से है कि पुरुष स्त्रियों की तुलना में शारीरिक, मानसिक, नैतिक सभी विषयों में अधिक श्रेष्ठ होते हैं। इसी प्रकार वहाँ की स्त्रियाँ के विषय में कहा जाता है कि वे जल्दी उत्तेजित हो जाती हैं और उनके मन में कोई स्थिरता नहीं होती। इस कारण वे ऐसी बातें, ऐसे काम कर सकती हैं जिससे पारिवारिक कलह उत्पन्न होती है। उनकी इच्छा शक्ति भी पुरुषों की तुलना में कम होती है और उनमें काम वासना भी अधिक होती है, और यह बात वहाँ की स्त्रियां भी स्वीकार करती है। ये उन्होंने वहाँ के समाज के लक्षण बताए। फिर कौआ अपाची लोगों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन में भी सांस्कृतिक लय की छाप स्पष्ट है। अतः शिरकौआ लोगों में यह सांस्कृतिक लय की शारीरिक, मानसिक और नैतिक सभी विषयों में पुरुष स्त्रियों से श्रेष्ठ हैं। उनकी संस्कृति के विभिन्न पक्षों को प्रदर्शित करता है और यही इस संस्कृति का संगठन है। तो जो वहाँ की स्त्रियों और पुरुषों में, बहुत सारे लोगों में जो गुण बताए हैं इन्होंने, उसके आधार पे उन्होंने उस समाज की एक टेंडेंसी बताई कि उसकी टेंडेंसी क्या है स्त्रियों और पुरुषों के तुलना के संबंध में। ठीक है, तो ये हुआ लयात्मक दृष्टिकोण मोरिस ऑपलर का। ये पूछा जाता है किसने अवधारणा दी। सभ्यता, हम लोग जान चुके हैं कि सभ्यता का अर्थ क्या है। अब इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं। सभ्यता, अंग्रेजी शब्द सिविलाइज्ड, इसकी लैटिन भाषा के शब्द सिविटास और सिविस से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है नगर या नगर निवासी। इसका मतलब क्या हुआ कि सभ्यता विशेष रूप से नगरों के लिए कहा गया है। टायलर के अनुसार सभ्यता मानव जाति की वह विकसित अवस्था है
जिसमें उच्च श्रेणी के व्यक्तित्व एवं सामाजिक संगठन पाए जाते हैं, जिसका उद्देश्य मानव के गुणों, शक्ति और प्रसन्नता में वृद्धि करना है। फिशर ने अपनी पुस्तक सोशियोलॉजी में लिखा है कि समाज के लोग घुमंतु जीवन व्यक्ति करने की अपेक्षा बड़ी संख्या में स्थायी बनकर रहते हैं। उनकी लिखित भाषा होती है, उनमें कार्य विभाजन विशेषीकरण पाया जाता है, उनका व्यवहार औपचारिक, संस्थागत और जटिल होता है। आर्नोल्ड, ये इनका स्टेटमेंट कई बार पूछा गया है। कि सभ्यता समाज में मानव का मानविकीकरण है, ह्यूमनाइजेशन इन द सोसाइटी, ह्यूमनाइजेशन ऑफ मैन इन द सोसाइटी। ऑगवन ने कहा है कि सभ्यता को संस्कृति के बाद की अवस्था। मॉर्गन, इन्होंने संस्कृति की उच्च एवं विकसित अवस्था को सभ्यता कहा। इन्होंने 3 अवस्थाएं दी थी, सेवेजरी, बार्बरिज्म एंड सिविलाइजेशन। और मैकाइवर पेज, जैसा कि हम लोग पहले बात कर चुके हैं, इन्होंने उन सभी भौतिक तत्वों को शामिल किया है जो हमारी आवश्यकता के उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए आवश्यक है। यानी व्यक्ति ने अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए जिन भी तत्वों को जन्म दिया, जिन भी सांस्कृतिक तत्वों को जन्म दिया, उनमें जो भौतिक तत्व हैं उसको इन्होंने सभ्यता कहा, और जो अभौतिक तत्व हैं उनको उन्होंने संस्कृति नाम दिया। तो ये हम लोग इस पर बात कर चुके थे शायद। सभ्यता में मानव निर्मित भौतिक वस्तुओं को शामिल किया जाता है ना, आसानी से कि संस्कृति सभ्यता में अंतर था, ये हम लोग इस पर बात कर चुके थे। ये इसका कंपैरिजन दिया हुआ है, तो मेरे ख्याल से यहाँ तक ये चीज़ें कंप्लीट हो गई। अब संस्कृति संबंधी कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और इनसे क्वेश्चन आता है। आप कहीं भी, अगर आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपसे इंटरव्यू में ये चीज़ जरूर पूछी जाएगी। इनको थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए। एथनोसेंट्रिज्म, ये कॉन्सेप्ट दिया है विलियम ग्राहम समनर। सबसे पहले तो इनका नाम याद रखना है, W.G. समनर। कि जब कोई व्यक्ति या कोई समाज अपनी संस्कृति को दूसरों से श्रेष्ठ मानता है और दूसरे की संस्कृति को तुच्छ समझता है, हीन समझता है, निम्न समझता है, तो उसका ये विचार निर्जाति केंद्रवाद, एथनोसेंट्रिक कहलाता है। और ये जो पूरी अवधारणा है वो एथनोसेंट्रिज्म कहलाती है। यानी हमने पहले भी इस पर बात की थी, कॉकेशाइड प्रजाति के लोग जो अंग्रेज हैं, गोरे लोग हैं, उन्होंने पूरी दुनिया में अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने के लिए ये अवधारणा को विस्तार दिया कि अंग्रेज दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हैं, कॉकेशाइड प्रजाति के लोग सर्वश्रेष्ठ हैं, और बाकी जो रंगीन प्रजातियां हैं उन पर शासन करने के लिए ईश्वर ने उन्हें भेजा है, और ये उनका अधिकार है कि लोगों पर शासन करें, उनको सभ्य बनाएं, उनको लिटरेट करें। ये सब उनका वाइट मैन बर्डन कहते हैं, है ना। तो अपने आप को श्रेष्ठ, यानी अपनी संस्कृति को श्रेष्ठ, अपने रूप रंग को श्रेष्ठ, अपनी ज़मीन को श्रेष्ठ, अपनी क्लाइमेट को श्रेष्ठ, हर चीज़ को श्रेष्ठ मानते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है उनके दिमाग में, ये एथनोसेंट्रिक। अब ये कॉन्सेप्ट तो छोटा सा है, लेकिन आप इसको हर जगह अप्लाई करके देखिए। जब भी कोई व्यक्ति ये कहता है कि वो श्रेष्ठ है या दूसरे को हीन समझता है, अरे तुम तो बड़े गंदे हो, ट्राइबल, अरे बड़े जंगली लोग हैं, इसका मतलब अगर आपने जंगली कहा तो इसका मतलब है कि आप उसको हीन समझ रहे हैं और अपने आप को श्रेष्ठ समझ रहे हैं, अपने से कंपेयर कर रहे हैं, तो आप एथनोसेंट्रिक हैं।
शुरुआत के मानव शास्त्री जितने भी अध्ययन हुए, सोशियोलॉजिकल स्टडी थी, तो क्योंकि ये सब अंग्रेजों द्वारा ही किए गए थे, इसमें स्पष्ट इस चीज़ की झलक दिखाई पड़ती थी कि दूसरों को हीन समझकर ही, स्वयं को श्रेष्ठ समझकर ही सारी बातें लिखी गई थी, सारी कहानियाँ लिखी गई थी। और शुरुआत के 19वीं शताब्दी के जितने भी मानव शास्त्री समाजशास्त्री थे, वो सब के सब इसी भावना से ग्रसित थे। और उन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया, जितनी भी थ्योरी बताई, वो सारी की सारी यूनिलीनियर थी। अभी हम लोग उस पर एक टॉपिक है, उस पर बात करेंगे, इसको और चीज़ों को बताएंगे। दूसरा आता है सांस्कृतिक सापेक्षवाद। हाँ सॉरी, एक आता है गैर निर्याति केंद्रवाद। एक सवाल आया था कि सांस्कृतिक सापेक्षवाद की विपरीत अवधारणा कौन सी है। तो सांस्कृतिक सापेक्षवाद पहले समझ लीजिए क्या है। सांस्कृतिक सापेक्षवाद क्या कहता है? जब ये कॉन्सेप्ट आया संस्कृति के जो अवस्थाएं थी, यानी सांस्कृतिक ग्रोथ कह सकते हैं आप, तो सबसे पहली अवस्था थी विकासवाद, इवोल्यूशनिज्म, जिसकी शुरुआत चार्ल्स डार्विन की किताब से होती है। तो शुरुआत की 19वीं शताब्दी के जितने भी मानव शास्त्री हैं या समाज शास्त्री हैं, सब लोगों ने समाज का विकास का क्रम संस्कृति का एक उद्विकास बताया कि इनका उद्विकास हुआ है, इवोल्यूशन हुआ है। इवोल्यूशन पे आने से पहले हम थोड़ा सा इस पर बात कर लें, फिर हम इस पर डिटेल में बात करेंगे कि उद्विकासवाद आया, फिर प्रसारवाद आया, फिर प्रकारवाद आया, फंक्शनलिज्म, फिर संरचना प्रकारवाद आया, और फिर नव उद्विकासवाद आया, है ना। फिर संरचनावाद आया। ये थ्योरी पे हम लोग बात करेंगे, पहले थोड़ा सा ये देख लीजिए। तो जब अमेरिकी समाजशास्त्री या अमेरिकन प्रसारवाद आया, उसमें फ्रेंच बुआज वहाँ के, जिनको सुपर हीरो कहा जाता है, बहुत सीनियर मानव शास्त्री थे अमेरिकी समाजशास्त्र में, उनका बहुत नाम है, बहुत रिगार्ड है। उन्होंने कहा, उन्होंने ये अवधारणा दी, हालांकि अवधारणा, ये शब्द जो है हर्स्कोविट्स का है, ये भी ध्यान रखना है। इसका जन्मदाता हर्स्कोविट्स का है, हर्स्कोविट्स। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को प्रख्यात किया है अमेरिकी समाजशास्त्री फ्रेंच बुआज। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखना। फ्रेंच बुआज क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि जो समाजशास्त्री या जो समाज की स्टडी करने वाले लोग हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट हो या समाजशास्त्री हो, जब आप कोई बात लिखते हैं तो कुछ ऐसा मत लिखिए कि आने वाली पीढ़ी समझ ही ना पाए और उसको सही ज्ञान ना मिले। तो उन्होंने कहा कि किसी भी संस्कृति को उसके अपने नज़रिए से देखना चाहिए, उसके वर्ड, हर एक का एक अपना वर्ड व्यू होता है। कोई जनजाति है, उनका अपना सोचने का नज़रिया क्या है, तो आपको उस नज़रियों को ध्यान में रख के बात कहनी चाहिए, ना कि अपने आप से तुलना करके अरे ये तो बड़े जंगली हैं। मान लीजिए वहाँ कोई व्यक्ति है जो एक उसकी किसी जानवर की खाल को लपेट के, उसके सिर पे एक सींग जैसी कोई चीज़, हाथ में एक लंबा सा बांस है, और यहाँ पर कुछ उसने तिलक विलक सा लगा रखा है, अजीब सी वेशभूषा है। आप उसको देख के सोचेंगे ये कौन व्यक्ति है और इस तरह की वेशभूषा है, अजीब, जंगली, अनपढ़ और असभ्य लोग लग रहे हैं। लेकिन हो सकता है कि वो व्यक्ति उनके ट्राइबल कम्युनिटी का या उनके कबीले का सरदार हो, उनका राजा हो, और उस व्यक्ति की वही मानता, वही महत्ता है उनके समाज में जो एक राजा की होती है। जो ब्रिटेन में ब्रिटेन की महारानी की है वहाँ के लोगों के लिए, वही उस जनजाति समाज में उस ट्राइबल व्यक्ति की है जो इस वेशभूषा में है। तो आप, राजा का मतलब राजा, वो चाहे ट्राइबल किंग हो या ब्रिटिश किंग हो। तो कहने का मतलब है, फ्रेंच बुआज ने कहा कि अध्ययनकर्ताओं को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए
कि वो सांस्कृतिक सापेक्षवाद को ध्यान में रखे, यानी किसी की तुलना उसी के सापेक्ष, उस नज़रिए से, उनके उस दृष्टिकोण से। सापेक्षवाद का मतलब है किसी को उसी के संदर्भ में समझना, उसी के दृष्टिकोण से समझना, यानी किसी व्यक्ति के स्थान पर अपने आप को। आप कहते नहीं लोग कि मेरी जगह तुम होते, कल्पना करो कि हमारी जगह तुम होते तो क्या निर्णय लेते। तो आप उस व्यक्ति के स्थान पर स्वयं को रख के उसकी कल्चर को समझने का प्रयास कीजिए। अगर आपने अपनी कल्चर की तुलना में उसकी कल्चर को समझने का प्रयास किया तो निश्चित रूप से निष्कर्ष गलत निकलेंगे। तो सांस्कृतिक सापेक्षवाद की अवधारणा एक आचार संहिता बन गई स्टडी में, कि आप जो भी स्टडी होंगी वो कल्चरल रिलेटिविज्म के अनुसार होनी चाहिए, ना कि एथनोसेंट्रिज्म के अनुसार। तो आप समझ गए कि एथनोसेंट्रिज्म वो अवधारणा है जब आप अपनी कल्चर को श्रेष्ठ मानते हैं, दूसरे को हीन मानते हैं, और सांस्कृतिक सापेक्षवाद, कल्चरल रिलेटिविज्म वो अवधारणा है जब आप दूसरे की संस्कृति को भी उनके मूल्यों के अनुसार समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो ये आया है सवाल कि इसके अपोजिट अवधारणा अक्सर पूछा जाता है, इसके अपोजिट कौन है। तो इसके अपोजिट जो है ये ही दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। अब सांस्कृतिक सापेक्षवाद का अपोजिट तो ये हो गया निर्याति केंद्रवाद। एक है गैर निर्याति केंद्रवाद, जीनोसेंट्रिज्म, ये पूरी तरीके से अपोजिट है इसके। अब आप ये देखिए कि जीनोसेंट्रिज्म जो है गैर निर्यातिवाद। अगर इस तरह का सवाल आता है, अब आप ये देखना होगा सवाल पूछा क्या गया है आपसे। अगर एकदम अपोजिट ही पूछा है, एथनोसेंट्रिज्म का जस्ट अपोजिट क्या है? एथनोसेंट्रिज्म, ठीक है। और एक है जीनो जीनोसेंट्रिज्म। तो जीनोसेंट्रिज्म यानी गैर निर्यातिवाद, ये एक दूसरे के पूरी तरीके से अपोजिट हैं। यानी जस्ट विपरीत अगर कोई चीज़ है, जैसे कि एथनोसेंट्रिज्म में आप अपनी संस्कृति को श्रेष्ठ समझते हैं, दूसरे की संस्कृति को हीन समझते हैं। ठीक है, जीनोसेंट्रिज्म क्या, गैर निर्याति केंद्रवाद में क्या कि अपनी संस्कृति को हीन समझते हैं, दूसरे को श्रेष्ठ समझते हैं। जैसे आपको अपने घर में कोई चीज़ लाते हो तो आप कहते हैं ये इम्पोर्टेड है, ये इम्पोर्टेड है। आपको इंडियन चीज़ें नहीं पसंद है, आप बाहर की चीज़ें लाते हैं, उनको ज़्यादा अच्छा समझते हैं। तो ये जो फीलिंग है वो जीनोसेंट्रिज्म में। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि हमारी चीज़ें सब बेकार है, हमारा सब कुछ बेकार है, हमारे घर में ये नहीं है, हमारा ये बेकार है, उनका बहुत अच्छा है। तो जब आप दूसरे की अच्छाई बताते हैं, अपने को नीचा दिखाते हैं, तो वो कॉन्सेप्ट कहलाता है जीनोसेंट्रिज्म। ये इंपॉर्टेंट है, दोनों ध्यान रखिएगा। सांस्कृतिक सापेक्षवाद का मतलब है कि किसी की संस्कृति को उसी के मूल्यों के अनुसार समझना। हर एक की अपनी परिस्थिति है, तो ये कहा गया कि आगे चल के एथनोसेंट्रिज्म से कोई बात ना की जाए, सांस्कृतिक सापेक्षवाद एक आचार संहिता बने, लोगों के अध्ययन का तरीका इस पे आधारित हो। 19वीं शताब्दी के जितने भी समाजशास्त्री हैं, मानव शास्त्री हैं, उनके लेखन शैली में उन्होंने कोई फील्ड वर्क नहीं किया। वो किसी स्टडी करने के लिए उस स्थान पर नहीं गए जिसका अध्ययन करना है। उन्होंने नाविकों के वृत्तांत, जो यात्रा वृत्तांत हैं, जो यात्री आए उनसे पूछ के लिखा है ना, या फिर सेकेंडरी डाटा जो लाइब्रेरी में किताबें हैं उनको देख के लिखा। तो उनको सबको आर्म चेयर स्पेकुलेटर्स कहा जाता है, जिन्होंने थ्योरियाँ दी। और आगे चलकर इसमें जब सांस्कृतिक सापेक्षवाद की अवधारणा आई तो इसके लिए फ्रेंच बोआस को
श्रेय दिया गया और इनका बहुत सम्मान बढ़ा। आज भी सांस्कृतिक सापेक्षवाद ही एक आचार्य संहिता है, मील का पत्थर है हर स्टडी में। जब आप रिसर्च करेंगे तब चीज़ें आएंगी आगे। तो आगे बढ़े, नेक्स्ट। ये समझ गए होंगे आप। अब इसमें एक समस्या ये आई कि शोधकर्ताओं के लिए कोड ऑफ कंडक्ट तो बन गई, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने कहा कि जैसे एल्विन हैच का नाम आता है कि जैसे अगर किसी चीज़ को खराब नहीं कहा जाएगा, किसी के यहाँ मान लीजिए किसी संस्कृति में कुछ ऐसे तत्व हैं, ऐसी कल्चर है जो एक्सेप्टेबल नहीं है, तो उसकी तारीफ कैसे की जाए। जैसे फॉर एग्जांपल नागाओं में हेड हंटिंग की प्रथा है, नरमुंड प्रथा है ना, या फीमेल इन्फेंटिसाइड, कन्या हत्या एस्किमो में प्रचलित है, वाइफ लैंडिंग की प्रथा प्रचलित है। ये प्रथाएं वहाँ क्यों प्रचलित हैं? क्योंकि वहाँ पर पोल पर खाने पीने का कुछ साधन नहीं है और महिलाओं को अनप्रोडक्टिव माना गया है, यानी वो समाज पर बोझ मानी जाती है। तो सिर्फ ज़रूरत की आवश्यकता के लिए महिलाओं को रखा जाता है, बाकी ख़त्म कर दिया जाता है। क्योंकि वहाँ पर जीने का संघर्ष इतना ज़्यादा है, अगर आप उनके मूल्यों के अनुसार देखें, पुरुष किसी तरह संघर्ष करके एक शिकार पकड़ता है, कई दिन तक उससे काम चलाते हैं और कुछ है नहीं वहाँ खाने के लिए। तो वहाँ पर महिलाओं का जो, उनको ये समझा जाता है बस उपभोग की वस्तु है ये, इससे ज़्यादा नहीं है। तो ये प्रथा उनके यहाँ देखी जाती है एस्किमो में। वाइफ लैंडिंग, वाइफ लैंडिंग का मतलब है कि पत्नी को उधार देने की प्रथा। किसी की पत्नी अगर मायके गई है तो उन्होंने कहा भाई 2 दिन के लिए अपनी पत्नी उधार दे दो, जब हमारे आपकी आएगी तो हमारी पत्नी ले जाना। इस तरीके से ये एक अमेरिकी मानव शास्त्री जब उनके यहाँ गए स्टडी करने के लिए, तब जाके उन्होंने इस प्रथा का पता लगाया कि जब वो अपने यहाँ आए तो उन्होंने अपनी वाइफ को ऑफ़र किया, तो उन्होंने मना किया। फिर जब वो उसको अमेरिका बुलाया उन्होंने, तो उसने वही अपेक्षा उनसे की। तो ये पता चला कि इनमें क्या मूल्य हैं और क्यों हैं, तब ये स्टडी निकल के आई। इस पर बाद में बात करेंगे। तो सांस्कृतिक सापेक्षवाद के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि एक संस्कृति दूसरी संस्कृति की तुलना में कितनी अच्छी है या कितनी खराब है, क्योंकि सभी संस्कृतियाँ विशेष अंदर कुछ अच्छाइयाँ और कुछ बुराइयाँ होती हैं जो कि वहाँ के परिवेश के अनुसार डेवलप होती हैं। मेटा स्पेंसर ने कहा है ऑल कल्चर्स आर इक्वली वर्थवाइल, है ना, सभी संस्कृतियों के अपने अपने आदर्श होते हैं। तो ये जो विवादास्पद प्रश्न है कि हेड हंटिंग, वाइफ लैंडिंग, फीमेल इन्फेंट्रिसाइड, सती प्रथा जैसे मूल्यों को किस प्रकार श्रेष्ठ कहा जाए, तो इसका समाधान एल्विन हैच ने निकाला अपनी पुस्तक कल्चर एंड मॉरलिटी, द रिलेटिविटी ऑफ वैल्यूज इन एंथ्रोपोलॉजी। ये इनकी किताब का नाम है, एल्विन हैच। इनका कहना है कि सांस्कृतिक सापेक्षवाद को मानने वाले नैतिक सापेक्षवाद के शिकार हो गए हैं, इसलिए इस तरह की समस्याएं आ रही हैं। इनका कहना है कि समाजशास्त्र क्या है का अध्ययन करता है, क्या होना चाहिए का नहीं अध्ययन करता। जब आप अपने मन से ये कहते हैं अरे ये नहीं होना चाहिए, तो आप उसको अपने नज़रिए से देखते हैं, अपनी परिस्थितियों के अनुसार देखते हैं। जैसे बहुत सारे समाज हैं जहाँ पर, अब उदाहरण के लिए कि ये जो होपी जनजाति है, उनमें एक सूअर के वध का एक त्योहार है, जबकि उनके समाज में सूअर को उसका वध करना अलाउ नहीं है समाज की तरफ से, लेकिन उसके बाद भी
जब वो उनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो एक धार्मिक त्यौहार के रूप में उनको उनका बलि दी जाती है और उस मीट को दूसरों में बाँट दिया जाता है, इस तरीके से। लेकिन अगर हम ये कहें कि उनमें ये बहुत गलत प्रथा है, तो हम इसको अपने अनुसार कह सकते हैं, जो कि समाजशास्त्री दृष्टिकोण से गलत होगा। किसी में क्या है, आप उसको एज़ इट इज़ बताकर लिखना है कि इनमें ये प्रथा का प्रचलन है, इस समाज में इस प्रथा का प्रचलन है। वो क्यों है, वो स्टडी का एक पार्ट है, रिसर्च का पार्ट है कि इनमें ऐसी क्यों है। उन चीज़ों को पता लगाना कि इनमें ऐसा क्यों है, वहाँ का परिवेश के अनुसार ये चीज़ें हैं। लेकिन आप नैतिकता के जब शिकार हो जाते तो अपनी नैतिकता से दूसरे की तुलना करने लगते हैं। अब सोमालिया जैसे जंगलों में बहुत जगह है जहाँ खाने को कुछ नहीं है, जानवर आदमी कहीं कुछ भी जो मिले खा जाएंगे, भूखमरी। अब आप अमेरिकन सोसाइटी में रह के और वहाँ की सोसाइटी से तुलना करें, कहें ये तो बहुत मलिच्छ हैं, गंदे हैं, तो स्टडी प्रभावित हो जाएगी। यही कहना है इनका कि सांस्कृतिक सापेक्षवाद के अनुसार आपको कोई बात कहनी है, कोई चीज़ कैसी है, क्यों है, बस ये है, समाजशास्त्र है, वास्तविकता का अध्ययन करता है, ना कि होना चाहिए का। क्लियर? तो ये मेल्विन हैच का ये तो हैच का कहना है कि अब समय आ गया है जब मानव शास्त्रियों समाजशास्त्रियों को एक सार्वभौमिक मानवीय मूल्य, सार्वभौमिक मानवाधिकार पर विचार करना चाहिए, जिसकी स्थापना के पश्चात ऐसा विवाद सामने नहीं आएगा। तो सब लोगों को एक उन्होंने सुझाव दिया कि इस तरह की जो चीज़ें आ रही हैं तो कुछ सार्वजनिक सार्वभौमिक मूल्य घोषित कर देने चाहिए कि भाई ये यूनिवर्सल वैल्यूज़ होंगी। ठीक है, आगे चल के होने भी लगी है ऐसा, लेकिन किस समाज में क्या है वो हमें उसी के संदर्भ में समझना होगा। यही सांस्कृतिक सापेक्षवाद है। सापेक्षवाद का लिटरल मीनिंग यही है कि किसी भी संस्कृति को उसके अपने मूल्यों के संदर्भ में देखते हुए समझना, अगर एक शब्द में हम कहें तो। क्लियर? ठीक है। अब है स्वायत्त संस्कृति, ऑटोनोमस कल्चर। 1955 में रॉबर्ट रेडफील्ड ने स्वायत्त संस्कृति की अवधारणा प्रस्तुत की। इन्होंने देखा कि विश्व की कुछ ऐसी जनजातियां हैं जो स्वयं संतुष्ट हैं, जिन्हें बाहरी चीज़ों की आवश्यकता नहीं। जो लिटिल कम्युनिटी का इन्होंने थ्योरी दी थी, वो अपने आप में आत्मनिर्भर हैं, सेल्फ सफिशिएंस हैं, और उन्हें बाहरी समाज से उनका संपर्क नहीं है और ना ही उन्हें बाहरी समाज की आवश्यकता है। तो ये रॉबर्ट रेडफील्ड, इन्होंने ऑटोनोमस कल्चर की बात की। उनकी कल्चर ऑटोनोमस है। भारत में जैसे अंडमान निकोबार की जनजातियाँ, विशेषकर जारवा, तो ये लोग जो हैं बाहरी लोगों से संपर्क नहीं करते हैं। अंडमान की 4-5 जनजातियाँ हैं। ग्रेट अंडमानी जिसकी संख्या सबसे कम है, जारवा, शेंटनलीज और ओंगे, शैम्पेन। तो ये ऐसी ट्राइब्स हैं जो बाहरी जीवन से बिल्कुल इनका संपर्क नहीं है, वहीं के आइलैंड में जंगलों में रहती हैं। आज भी इनके बारे में डिटेल नहीं पता, इनकी कोई जनगणना नहीं हो पाती है और एकदम आइसोलेटेड है। मर्डॉक ने सांस्कृतिक सामान्य, कल्चरल यूनिवर्सल की बात की, यानी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो प्रत्येक समाज समूह में जो दिखाई पड़ते हैं उनको कल्चरल यूनिवर्सल कहते हैं। जैसे नृत्य, डांस, आर्ट, लोकगीत, धर्म, जादू, खेलकूद, विचार, इस तरह की चीज़ें हैं जो सामान्य के हैं और सब जगह पाए जाते हैं, एवरीवेयर, है ना। तो इसलिए इसको कल्चरल यूनिवर्सल कहते हैं। सांस्कृतिक संरचनावाद, ये सांस्कृतिक संरचनावाद किसने दिया है पूछा था, पियरे बोर्दियू ने दिया। इनके अनुसार संचार नियमों की एक कड़ी मात्र है। सांस्कृतिक संरचनावादी दुर्खीम लेवी-स्ट्रॉस से प्रेरित हैं। तो पियरे बोर्दियू और रॉबर्ट बूथनोव, इन्होंने सांस्कृतिक संरचनावाद शब्द दिया
इनके अनुसार संरचनावाद नियमों की एक कड़ी मात्र है जिसके द्वारा आनुभविक स्थितियों का अनुमान लगाया जाता है। अब आता है उप संस्कृति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सब कल्चर, सब कल्चर का मतलब होता है किसी होल कल्चर के अंदर, उसके अंदर छोटी संस्कृति। जैसे भारतीय संस्कृति अगर पूरी ओवरऑल देखें तो हम कहेंगे भारत में रहने के कारण भारतीय संस्कृति, इंडियन कल्चर। लेकिन जब इसके अंदर हम कहें पंजाबी, बिहारी, है ना, मराठी, बंगाली, तो ये सारी की सारी उप संस्कृतियाँ हो गई। उप संस्कृतियाँ क्षेत्रीय भावना से ज़्यादा प्रभावित होती हैं, इनमें राष्ट्रीय भावना कमज़ोर होती है। अपराधियों की भी उप संस्कृति होती है। तो ये आप समझ गए होंगे, बंगाली, तमिल, पंजाबी, बड़ी संस्कृति के अंदर छोटी संस्कृतियाँ सब कल्चर कहलाती है। अमेरिका में हिप्पी लोगों की संस्कृति थी, है ना। जैसे क्षेत्रीयता जिनमें प्रबल होती है वो क्षेत्रीय संस्कृति डेवलप हो जाती है। जैसे मान लीजिए दिल्ली में मुखर्जी नगर में बिहार के लोगों का एक ग्रुप उन्होंने अपना बना लिया है, तो वो एक क्षेत्रीय, वो अपना रीति रिवाज परंपराएं मनाते हैं। जैसे दिल्ली में छठ पूजा मनाते हैं सारे बिहारी, उनके यहाँ मनाई जाती है, तो वो उनका एक अलग कल्चर है, सरकार उनके लिए पूरी व्यवस्था करती है। क्लियर। अब आइए अपराधी उप संस्कृति, क्रिमिनल सब कल्चर। क्लोवार्ड, ओहलिन, एक कोहेन, वाल्टर मिलर, डेविड मार्जा, ये नाम आपको याद रखने हैं। इनमें से सवाल आएगा कि निम्न में से कौन इससे संबंधित नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कनेक्ट विद क्रिमिनल सब कल्चर। तो ये नाम है जो इससे संबंधित हैं, इन लोगों ने ये दिया। ये ऐसे मूल्य, विश्वास, प्रतिमान, आशाओं, प्रत्याशा, रीति रिवाज, व्यवहारों को प्रदर्शित करती है जिसमें अपराधी यानी अपराध का संरक्षण देना, अपराध को प्रोत्साहन देना। जो समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं उनकी संस्कृति को अपराधी उप संस्कृति कहते हैं। चोर, बदमाश, लुटेरे, डाकू, इनकी संस्कृति जो है अपराधी उप संस्कृति के अंतर्गत आएगी। नेक्स्ट, सांस्कृतिक समाभिरूपता, कल्चरल कन्वर्जेंस। सांस्कृतिक समारूपता जापान की एनु, कॉकेशियन प्रजातियों के लोगों में शरीर पर घने बाल, या पेरू तथा मिस्र में समान रूप से तांबे की सिर की कुल्हाड़ी का प्रयोग क्रम से यानी कहने का मतलब है कि एक जैसे सांस्कृतिक तत्वों का दूसरी संस्कृति में समान रूप से पाया जाना। ठीक है, तो वो समानरूपता कहलाती है। संस्कृति अभिकल्प, कल्चर कंस्ट्रक्ट, ये अवधारणा रॉल्फ लिंटन ने दी है, जिनके अनुसार किसी भी समाज की जीवन शैली संस्कृति है, जबकि उस संस्कृति की जीवन शैली का विवरण संस्कृति अभिकल्प है। तो जीवन शैली किसी भी समाज की जो लाइफ स्टाइल है वो तो उसकी टोटल कल्चर है, और उस संस्कृति की जीवन शैली का विवरण एथनोग्राफ अभिकल्प कहलाता है। एटिक एमिक, ये भी पूछा गया है, एटिक एमिक कल्चर किसने दिया। तो ये संकल्पना कैथलीन पाइक, केनिथ पाइक की है, इंपॉर्टेंट है, पूछी गई है, 1954 प्रस्तुत किया। एटिक और एमिक इन्होंने दो शब्द दिए हैं। एटिक, एमिक ध्वनि विज्ञान से लिया, फोनेमिक, और एटिक शब्द जो है स्वर विज्ञान से आया है, थ्योमेटिक के लिए। एमिक ध्वनि विज्ञान के लिए प्रयोग किया जाता है। एटिक का मतलब है ये, चूंकि जो आप पीएचडी जब करेंगे
तो रिसर्च करने जाएंगे, डाटा कलेक्ट करने जाते हैं जब, तो वो स्टडी का तरीका जो है वो इन्होंने बताया कि एटिक क्या है और एमिक क्या है। यानी जब आप अपना दृष्टिकोण से किसी, जब अनुसंधान करता है अपना दृष्टिकोण से किसी घटना का अध्ययन करता है, तो वो कहलाता है इन्वेस्टिगेटर्स व्यू। यानी जैसे आप कोई अध्ययन करने गए और हमने कहा कि ये मुझे लग रहा है कि ऐसा है, ऐसा दिख रहा है और इन्होंने ऐसा इसलिए किया होगा, अपने मन से कोई चीज़ बताई, ये बड़े जंगली हैं, बेकार हैं, इन्होंने ऐसा क्यों किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो वो कहलाता है एटिक व्यू, इन्वेस्टिगेटर्स व्यू। और जब हम एमिक की बात करते हैं, इसका मतलब अनुसंधान सॉरी, वो क्या नाम है, एमिक अर्थात जनजाति जिसका आप अध्ययन करने गए, अध्ययनकर्ता का दृष्टिकोण। जिन लोगों का अध्ययन आप कर रहे हैं उनका दृष्टिकोण एमिक दृष्टिकोण कहलाता है, और जो अध्ययन कर रहा है उसका खुद का दृष्टिकोण एटिक कहलाता है। एटिक मीन्स इन्वेस्टिगेटर्स व्यू, और एमिक मीन्स नेटिव्स व्यू, जिसका आप अध्ययन करने गए हैं। नेटिव मतलब वो जनजाति जिसका आप अध्ययन करने के लिए गए हैं, या वो केस जिसका आप अध्ययन कर रहे हैं, उसका दृष्टिकोण एमिक कहलाता है। तो एमिक स्टडी पर बल दिया गया है। सांस्कृतिक सापेक्षवाद के और आगे की अवधारणा है ये। जो न्यू इथनोग्राफी, ये चैप्टर है न्यू इथनोग्राफी का, यानी जो इथनोग्राफ लिखे गए थे शोधकर्ताओं द्वारा जनजातियों के बारे में, जैसे द नागा, मुंडा, द खासी, द उरांव, ये सारे इथनोग्राफ लिखे गए थे। तो इनमें कहीं ना कहीं दृष्टिकोण जो है इन्वेस्टिगेटर्स दृष्टिकोण आ गया। जैसे एक जगह किसी ने लिखा था, एक अंग्रेज ने, उसका कोई मित्र आया तो उसने ये बताया कि भारत में हर तीसरे व्यक्ति को ब्लड कैंसर है। ऐसा उसने क्यों कहा कि एक किताब में लिखा है, किताब का नाम ध्यान नहीं आ रहा, उसने लखनऊ की यात्रा की थी और वहाँ पे लोग पान ज़्यादा खाते, तो पान से उनके मुंह से जो पीक निकलती थी उसको सोच के उससे लगा कि खून निकल रहा है, और उसने जो बताया जाके वही किताबों में लिख दिया बिना अध्ययन किए। तो ये कहते हैं कि इन्वेस्टिगेटर्स व्यू, जनशक्ति, मास कल्चर। मास कल्चर क्या है? इस समाज वैज्ञानिकों के अनुसार औद्योगिकरण, शहरीकरण, भौगोलिक गतिशीलता, पुस्तकों, पत्रिकाओं, रेडियो, दूरदर्शन, फिल्म जैसे माध्यमों से लोगों के परस्पर निकट प्राथमिक के महत्व को कम कर दिया है। परिणामस्वरूप एक बृहद प्रजाति हेट्रोजेनेटिक समाज, नवीन सामाजिक मूल्यों, सांस्कृतिक तत्वों का उदय हो रहा है, जिन्हें मास जन संस्कृति, मास कल्चर कहा जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की कल्चर, जिसको ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, समाज के बहुत सारे लोगों में प्रचलित है कोई चीज़, वो मास कल्चर कहलाती है। चाहे वो फूड हैबिट हो, चाहे ड्रेसिंग सेंस हो, या बिहेवियर पैटर्न हो, ज़्यादातर लोगों का जो है वो मास कहलाता है। क्लियर? सांस्कृतिक पुनरुत्थान, ये अवधारणा पियरे बोरदेव ने दी है। जनरली ये पूछा जाता है ये किसने दिया ये कॉन्सेप्ट, है ना? तो पुनरुत्थान का मतलब है पुनः किसी चीज का उत्थान होना। आधुनिक शिक्षा पद्धति प्रभुत्व संपन्न वर्गों की संस्कृति की वाहक पोषक है। आधुनिक शिक्षा के माध्यम से समाज के प्रभावशाली वर्ग के लोग अपनी संस्कृति के समझ समाज पर लादने का प्रयास करते हैं। यानी जो समाज के प्रभावशाली लोग होते हैं वो छोटी मोटी कल्चर को नष्ट करने पर लग जाते हैं। तो जो छोटी रीजनल कल्चर के लोग होते हैं वो अपनी संस्कृति को पुनर्वापस लाने के लिए सामाजिक आंदोलन करते हैं। जैसे नागाओं में, या हिमाचल, सॉरी,
इसमें मणिपुर में जो आज भी झगड़ा हो रहा है वो किस बात का है? अपनी संस्कृति की पहचान को बनाए रखना। उन्हें लगता है कि सरकार या जो प्रभावशाली लोग हैं, बाहर के आक्रांता जो नेशनलिस्ट हैं, वो हमारी कल्चर को नष्ट कर देंगे, और अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए लोग संघर्ष करते हैं। तो उसको सांस्कृतिक पुनरुत्थान, कल्चरल रिप्रोडक्शन कहते हैं। गरीबी की संस्कृति, ये ऑस्कर लेविस ने दी 1950 में मैक्सिको एवं पोर्टोरिको का अध्ययन किया। इनके अनुसार इस प्रकार की संस्कृति उस समाज में पाई जाती है जहाँ पूंजीवादी व्यवस्था रही हो, उसके फलस्वरूप बेरोजगारी, गरीबी, शोषण, निराशा, ये चीजें अपने आप आ जाती हैं लोगों में। ऑस्कर लेविस ने पाया कि अमेरिका में 20% लोग काफ़ी गरीब हैं। जो गरीब हैं उनके मूल्य प्रतिमान अलग हैं, उनकी भाग्यवादी जीवन शैली। ऑस्कर लेविस ये कहना चाहते थे कि जो गरीब लोग होते हैं, झुग्गी झोपड़ी वाले, या उनके अंदर एक बात बैठ जाती है उनके दिमाग में कि हम तो गरीब हैं और हमारा कुछ नहीं हो सकता। तो वो, उन्हें लगता है कि हमने बहुत कोशिश की, हमारे पास कुछ भी नहीं, हमारा तो भाग्य ही खराब है, और भाग्य नहीं, भगवान ने ही हमें कमज़ोर पैदा किया है, ईश्वर ने ही हमारे साथ अन्याय कर दिया, और हम तो गरीब हैं। तो गरीब हमेशा सोचता है कि हम गरीब हैं, फिर वो अपने बच्चों को भी वैसा ही सिखाता है। वो पढ़ नहीं पाते हैं, और फिर वो पढ़ने से पहले ही मजदूरी करने लगते हैं, कुछ कमाने लगते हैं। फिर वो अपने बच्चों को, उन्हें लगता है ये हमारे लिए है ही नहीं बाकी दुनिया, हमारा तो बस यही जीवन है, 2 वक्त की रोटी मिल जाए। तो उनमें जो निराशा, हताशा, और जिस तरह की सोच, जिस तरह की बातें उनकी होती हैं, वो गरीबी की संस्कृति कहलाती है, पॉवर्टी ऑफ कल्चर। तो कल्चर ऑफ पॉवर्टी। अब वही संस्कृति चूंकि उनके बच्चों में भी आ रही है, तो वो एक एक साइकिल, चक्र चलता रहता है। हम गरीब हैं इसलिए कि हमारे पास कुछ नहीं है, भगवान ने कुछ नहीं दिया, भाग्यवादी ज़्यादा संस्कृति इनकी होती है। तो इसलिए इन्होंने, ये अध्ययन है ऑस्कर लेविस का, अमेरिका में किया गया था, मैक्सिको पोर्टोरिको। तो ये सवाल आ सकता है, इसको इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, सांस्कृतिक बहुलवाद। बहुत सारी संस्कृतियाँ, जैसे भारत एक बहुलवादी समाज है, इसमें बहुत सारी संस्कृतियाँ, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बहुत सारी बोलियों के लोग, बहुत सारे धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं। तो इनकी जो सब मिल के सब उनका सहअस्तित्व है समाज में, तो उसको बहुलवादी संस्कृति कहा जाता है। भारत बहुलवादी संस्कृति का एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। नेक्स्ट, आदर्शात्मक संस्कृति, आइडियलिस्टिक कल्चर। ये सांस्कृतिक परिवर्तन की व्याख्या में सोरुकुन ने दिया। तो ये वैसे हम लोग संस्कृति परिवर्तन में बात करेंगे। तो एक तरफ जो भौतिकतावादी संस्कृति है, एक तरफ आध्यात्मिक है, इसके बीच आदर्शात्मक है। इसमें आध्यात्मिक बाद और भौतिकवाद दोनों के गुण होते हैं इसमें, थोड़ा इधर का थोड़ा इधर का। ये बीच की जो कल्चर है, एक पेंडुलम की तरह चलती है। एक तरफ समाज में कभी ऐसा होता है कि आध्यात्मिक मूल्य बहुत ऊपर होते हैं, कभी भौतिकतावादी मूल्य ऊपर होते हैं, और बीच में जब पेंडुलम आता है तो बीच की स्थिति कहलाती है जिसमें भौतिक और आध्यात्मिक का समन्वय होता है। उसी को इन्होंने आदर्शात्मक संस्कृति कहा है। ये तीनों अवधारणाएं सोरुकुन की हैं। इन पे हम लोग सामाजिक परिवर्तन वाले चैप्टर में डिटेल में बात करेंगे। नेक्स्ट,
विचारणात्मक भावनात्मक संस्कृति, प्रोफेसर किन्ने। आइडिएशनल कल्चर, देखिए दो हैं, एक तो आइडिएशनल है ये वाली विचारणात्मक भावनात्मक, जिसमें आध्यात्मिक चिंतन पर बल देने वाली है। इसमें भावनात्मक विचारधारा, इसमें भौतिक मूल्यों की अपेक्षा आध्यात्मिक मूल्यों का महत्व अधिक होता है। यानी जब हम बहुत ज़्यादा आध्यात्म की तरफ जाते हैं चरम पर, तो उस अवस्था को कहा गया है आइडिएशनल कल्चर। इसको इंग्लिश में याद रखें ना, इसके हिंदी के नाम में थोड़ा सा गड़बड़ है। आइडियल, आइडिएशनल और सेंसेट, तीन कल्चर बताइए इन्होंने। सेंसेट कल्चर इंद्रियक संस्कृति, सेंसेट कल्चर में भौतिक मूल्यों की प्रधानता होती है। ऐसी संस्कृति जिसमें भौतिक तत्वों, सांसारिक सुखों, भोग विलास, इसकी प्रधानता होती है, तो वो यानी भौतिकतावाद के आधार पर होती है। इसमें साहित्य, कला, धर्म, राजनीति, हर चीज में भौतिकतावादी, जैसे अमेरिकन संस्कृति, ये वेस्टर्न संस्कृति आप कह सकते हैं, है ना। और एक समय ऐसा था तो भारतीय संस्कृति आध्यात्मिक की तरफ, आइडिएशनल की तरफ थी। लेकिन इस समय भारतीय संस्कृति का जो ग्राफ है वो आप कह सकते हैं आदर्शात्मक, जिसमें भौतिक और उसका भौतिक संस्कृति और आध्यात्मिक का समन्वय है, संतुलन है। अगर आप अगर इसको दूसरे दृष्टिकोण से देखें तो इस समय जो गवर्नमेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट, तो इस गवर्नमेंट में ये वाली संस्कृति के तत्व जो हैं थोड़े से इधर झुकी हुई है, आप कह सकते हैं। अगर तटस्थ रूप से देखा जाए तो बीजेपी गवर्नमेंट की संस्कृति जो है आध्यात्म की तरफ झुकी हुई है। कांग्रेस आती है तो बीच में आइडियल, संतुलन दोनों का, है ना। और जब इससे बहुत ज़्यादा चरम पे पहुंच जाएगा तो उसको कहेंगे सेंसेट कल्चर। ओके, एनी डाउट? डाउट हो तो आप और पूछ लीजिएगा। फिर है विसंस्कृतिकरण, डीकल्चराइजेशन। कई बार मैं जैसे मैं सोचता हूँ कि जो पहली बार हमको देख रहे होंगे बच्चे, जो इंटरमीडिएट में होंगे, उन्हें लगता होगा ये तो अभी हमारे काम की चीज़ है नहीं, बाद में देखेंगे इसको। पढ़ना तो आपको भी पड़ेगा। एक वो हैं जो बहुत पहले से पढ़ रहे हैं, है ना, कोई नेट की तैयारी कर रहा होगा, कोई पीजी में होगा, सबके लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। ये कहीं ना कहीं पूछा जाएगा और बहुत कठिन नहीं है। अगर आप अभी से थोड़ा ध्यान देंगे तो आराम से समझ में आ जाएगा ये कि कोई पेंडुलम है इस तरीके से मूव करता है, तो एक तरफ जहाँ भौतिकवादी गुण ज़्यादा होते हैं वो कहलाता है सेंसेट, दूसरी तरफ पेंडुलम का दूसरा छोर जहाँ आध्यात्मिक मूल्य ज़्यादा होते हैं वो आइडिएशनल कहलाता है, और बीच में पेंडुलम की स्थिति जब आदर्शात्मक और भौतिक, सॉरी, आध्यात्मिक और भौतिक का समन्वय एक तरीके से कह सकते हैं, उसको इन्होंने आइडियल कल्चर कहा है। नेक्स्ट है बी संस्कृति, डी कल्चराइजेशन। जब एक संस्कृति, सांस्कृतिक समूह अपनी संस्कृति को पूर्णतः खो देता है अथवा भुला देता है, इस प्रक्रिया को विसंस्कृतिकरण कहा गया है। जैसे कोई व्यक्ति किसी मर्डर के चार्ज में या बहुत गंभीर अपराध में जब उसको सजा होती है तो जेल में जाकर वो एकांत में अपना पुनर्विचार करता है और सब कुछ भूलने का प्रयास करता है कि जो था वो भूल जाए, नए सिरे से अपने जीवन को शुरुआत करेंगे। तो सब कुछ भुला देना, पास्ट को पीछे छोड़ देना, वो कहलाता है विसंस्कृतिकरण। ये कई सारे सिद्धांत वो हैं, इनको ध्यान से देखिएगा। तो अब जो सब कुछ जानते हैं उसे भुला देने की प्रक्रिया है। अब आइए निसंस्कृतिकरण, डिसकल्चरेशन। रॉबर्ट
तोमर ने दिया है। इस अवधारणा का ऐसी प्रक्रिया के रूप में इसका प्रयोग किया गया है। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है। इसको हम, कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है, इस पे बाद में बात करें। अब आइए नव संस्कृतिकरण, न्यू कल्चरेशन। जब पूर्णतः किसी संस्कृति को भुला दिया जाता है तो नई सिरे से कोई चीज़ सीखने की जब प्रक्रिया होती है तो उसे कहते हैं न्यू कल्चरेशन। नवीन सांस्कृतिक तत्वों को अपनाने या सीखने की प्रक्रिया नव संस्कृतिकरण कहलाती है। डिस माने होता है घटाना, किसी चीज़ को धीरे धीरे कम करना, लेकिन यहाँ पर इन्होंने जो एग्जाम्पल दिया है वो विसंस्कृतिकरण का दिया है, इसको देखना पड़ेगा। नेक्स्ट है सांस्कृतिक प्रसार, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सांस्कृतिक प्रसार, अब इसको जरा थोड़ा समझ लीजिए ये क्या है। संस्कृति का विकास कैसे होता है, यानी कोई भी संस्कृति है वो किस तरीके से डेवलप करती है। और दूसरा प्रश्न है कि एक जैसे सांस्कृतिक तत्व तत्व अलग अलग समाजों में क्यों पाए जाते हैं। ये दो क्वेश्चन हैं। संस्कृति कैसे डेवलप करती है और उसका जो सांस्कृतिक तत्व हैं वो आपने देखा होगा कई चीज़ें ऐसी होती हैं दूसरे समाजों में सिमिलर दिखाई पड़ती हैं। अब आप जरा कल्पना कीजिए उस जमाने में जब कम्युनिकेशन के कोई साधन नहीं थे, दूर दराज के क्षेत्रों में चीज़ें, तो इस प्रश्न का जवाब देने के लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलना पड़ेगा, है ना। सांस्कृतिक जो थ्योरी, ये जो संस्कृति की ग्रोथ हुई है तो इसका दो प्रश्न ही, कैसे
और अलग अलग जगह कैसे एक जैसी चीज़ें क्यों दिखाई पड़ती हैं। अब इनका जरा समझिए। उन्नीसवीं शताब्दी के जो समाजशास्त्री थे या मानवशास्त्री थे, उनके दो प्रश्नों के उत्तर देने में उनका ध्यान था कि संस्कृति का ग्रोथ कैसे हुई, ठीक है, और इसका जो पैरेलल दिखाई पड़ते हैं दूसरे संस्कृतियों में, दूसरे समाजों में वही चीज़ें सेम, ऐसा कैसे हुआ। तो इसका उत्तर जो दिया है 19वीं शताब्दी के जितने भी समाजशास्त्री हैं, 19वीं शताब्दी जिसमें आपके नाइनटीन्थ सेंचुरी के समाजशास्त्री ऑब्लिक मानवशास्त्री, नाइनटीन सेंचुरी के एंथ्रोपोलॉजिस्ट एंड सोशियोलॉजिस्ट जब उनके सामने है तो उन्होंने इस प्रश्न का जवाब दिया है उद्विकासवाद। एवोल्यूशन। उन्होंने कहा है कि संस्कृति का उद्विकास हुआ है। उद्विकास का मतलब होता है कि कोई चीज अचानक जन्म लेती है, इसका शाब्दिक अर्थ है बाहर की तरफ फैलना किसी चीज का। लेकिन जो उद्विकासवाद है वो एक निश्चित क्रम में सरल से जटिल की ओर, समानता से असमानता की ओर हुआ है, और सब लोगों ने लगभग लगभग उद्विकासवादी बातें कही और सबको उद्विकासवादी कहा जाता है। जैसे कॉम्ट, अगस्ट कॉम्ट, इन्होंने जो क्रम बताया है समाज का, व्यक्ति की जो सोच है, जो इन्होंने तरीका बताया, जो हम लोग थिंकर पे बाद में देखेंगे। कॉम्ट ये कहते हैं कि पहली स्टेज है पॉजिटिव, दूसरा मेटाफिजिकल, और तीसरी है साइंटिफिक स्टेज। तो हमारे मस्तिष्क में ये तीनों अवस्थाएं एक साथ चलती हैं। इसी तरीके से मॉर्गन कहते हैं यानी कहने का मतलब है कि चाहे वो कॉम्ट हो, मॉर्गन, बैकूफन, वेस्टाइन, डार्विन, टाइलर, मार्क्स, 19वीं शताब्दी के जितने भी लोग हैं, ये सभी थिंकर एक बात करते हैं कि समाज का उद्विकास हुआ है, एक निश्चित क्रम में हुआ है। उत्तर उत्तर धीरे धीरे चीज़ें पहले सरल थीं, फिर धीरे धीरे जटिल होती चली गई। सबका एक तरीके से यही कहना है। मॉर्गन कहते हैं कि पहले जंगली अवस्था थी,
फिर बर्बर अवस्था आई, फिर सभ्यता की अवस्था आई। कॉम्ट कहते हैं कि पहले थीमेटिक मतलब पहले व्यक्ति हर चीज़ को धर्म के नज़रिए से देखता था, फिर थोड़ा सा तात्विक, थोड़ा रेशनल हुआ, और फिर बाद में साइंटिफिक स्टेज आई। इसी तरीके से जो उद्विकास की थ्योरी जो दी है प्राणियों में उद्विकास, वो चार्ल्स डार्विन ने दी है। वो कहते हैं कि पहले एक कोशी, फिर बहुकोशी जीव हुए, फिर रेंगने वाले, मेटाजोआ, उड़ने वाले, सरीसृप, और लास्ट में आके मानव का जन्म हुआ है। ये हम लोग इस पर पहले बात कर चुके हैं। तो 19वीं शताब्दी के जितने भी लोग हैं वो सब एक क्रम बताते हैं समाज का, कि इनका संस्कृति का जन्म उत्तरोत्तर जो प्राणियों का जन्म हुआ है उसी तरीके से समाज का भी विकास हुआ। ये कहते हैं हर्बर्ट स्पेंसर। तो वो ये कहते हैं कि समाज का भी विकास हुआ। समाज में पहले परिवार, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक संस्थाएं, पहले सारे निर्णय एक ही जगह लिए जाते थे, वो एक ही सत्ता का केंद्र होता था, कबीला कह लीजिए। यानी बहुत सरल प्रकृति का जीवन था, और धीरे धीरे जटिल होता चला गया। उद्विकास की जो प्रक्रिया है, इस पे हम लोग कभी डिटेल में वीडियो बनाएंगे। उद्विकास का मतलब है कि सरल से जटिल की ओर। जैसे प्राणियों में उद्विकास कैसे होता है, चार्ल्स डार्विन स्पष्ट करते हैं इसको। वो कहते हैं कि जिस तरीके से एक भ्रूण होता है, एक मांस का लोथड़ा होता है, माँ के पेट में जब भ्रूण होता है तो वो क्या है कि मांस का एक पिंड जैसा होता है, उसमें कोई चीज़ स्पष्ट नहीं होती। फिर धीरे धीरे उसके जो बेबी है उसके अंग स्पष्ट होने लगते हैं, आँख, कान, नाक, पैर धीरे धीरे स्पष्ट होते हैं, है ना। और फिर वो बच्चा जन्म लेता है, फिर धीरे धीरे उसके सारे अंग काम करने लगते हैं आपस में। काम मतलब एक अंग दूसरे अंग से संबद्ध हो जाता है। और आगे चल के धीरे धीरे फिर वो प्राणी और बड़ा होता है, जटिल होता है, फिर प्रौढ़ होता है, वृद्ध होता है। ये एक साइकिल चलती रहती है। तो इसी तरीके से वो कहते हैं कि इसका उद्विकास हुआ है। प्राणियों के उद्विकास की बात करते हैं चार्ल्स डार्विन, और समाज के उद्विकास की बात करते हैं हर्बर्ट स्पेंसर। ये भी अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट हैं। इनकी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी में उन्होंने लिखा। तो ये बता दें कि समाज का भी विकास हुआ है। शुरुआत में समाज सरल प्रकृति का था, धीरे धीरे वो जटिल हुआ। मॉर्गन की बात देखिए, वो कहते हैं सबसे पहले जंगली अवस्था थी, जब व्यक्ति घुमंतु जीवन व्यतीत करता था। कंदमूल फल एकत्रित करने की अवस्था, इसमें कच्चा मांस खाता था। फिर धीरे धीरे अग्नि का आविष्कार हुआ, फिर भून के खाने लगा, फिर उसने बर्तन बनाए, फिर अपने जीवन के लिए बहुत सारी चीज़ें जो हम लोगों ने पढ़ी हैं कि पूरा पाषाण काल से लेकर नव पाषाण, फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन, फिर मॉडर्न एज। तो ये जो क्रम बताया है उन्होंने समाज का, वो इसी तरीके से उन्होंने समाज पर लागू किया कि समाज का भी उद्विकास हुआ है। उद्विकास की जो मेन बात है वो है कि उद्विकास सरल से जटिल की ओर। ठीक है, सीधी रेखा में, यानी जिस रेखा में भी हुआ है। अब ये सीधी रेखा क्या है कि इसका जैसे मान लीजिए कोई चीज़ उद्विकास हुआ है, तो या तो इधर जाएगी रेखा, इधर जाएगी, इधर जाएगी, किधर, इसका डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, लेकिन होगा सीधा, यूनिलीनियर, एक रेखा में होगा डायरेक्शन उद्विकास का। तो पहले प्रश्न का जवाब तो उनका ये है
कि संस्कृति जन्म कैसे लिया, तो वो जन्म उद्विकास से लिया, उद्विकास ये सारे लोग कहते हैं। और दूसरा प्रश्न ये है कि एक जैसे सांस्कृतिक तत्व दूसरी जगह कैसे पाए गए। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि तीर धनुष जो है वो भारत में भी लोग जानते हैं, अफ्रीका में भी जानते हैं, अमेरिका में भी जानते हैं। पुरानी जनजातियां सब तीर धनुष जानती थी, भाला फेंक के मारने। जितने भी आक्रांता आए हैं, आप इतिहास में पढ़ते होंगे, तो तीर धनुष सबके पास था, धनुर्धारी सब लेके आते थे। उस जमाने में तो कोई भारत से उधर गया नहीं होगा, भारत वाले तो कभी बाहर गए नहीं, भारतीय समाज में तक समुद्र पार करना मना है। फिर वो लोग तीर कमान कैसे जानते थे, या भारत के लोग कैसे तीर कमान जानते थे। कोई कम्युनिकेशन का साधन नहीं था, कोई ऐसी पिक्चर नहीं थी कि उनका देख के कॉपी कर लिया हो यहाँ पे। तो ये पूछा गया उनसे कि भाई ऐसा कैसे हुआ, या कई बार कुछ ऐसे परिस्थितियाँ होती हैं, कुछ किस्से कहानियाँ, गुड्डे गुड़िया की कहानियाँ, चाहे आप कहीं भी चले जाएं हर जगह सुनाई पड़ती हैं, बच्चे उसी तरह से खेलते हैं, है ना। तो ये कहा कि ये ऐसा कैसे हुआ कि चीज़ें दूसरी जगह भी वही पाई जाती हैं। जैसे अ, शून्य का आविष्कार भारत बेबीलोन में समान रूप से हुआ, या छपाई जो अखबार है या पेपर है वो भी कई जगह एक साथ हुआ। तो ऐसा कैसे, इसका प्रश्न का जवाब देते हैं उद्विकासवादी कि व्यक्ति की एक मनोवैज्ञानिक एक वो होती है, जिसे इंग्लिश में कहा गया साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड। यानी साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड का मतलब है कि व्यक्ति समान परिस्थितियों में समान हल ढूंढता है किसी चीज का। तो इन लोगों का कहना है कि ये ऐसा इसलिए कर पाया क्योंकि व्यक्ति हर जगह की आवश्यकताएं एक जैसी हैं, और मनुष्य के पास अगर परिस्थितियां एक जैसी हैं, दिमाग एक जैसा है, तो उसका हल भी वो एक जैसा ढूंढेगा। इसलिए वो चीज़ें दूसरी जगह भी सेम दिखाई पड़ती हैं। तो ये जो उद्विकास है, इसकी कुछ विशेषताएं हैं। इस पर हम लोग डिटेल में बात करेंगे। अभी आपके समझने के लिए है कि उद्विकासवादी क्या कहते हैं, कि इन चीज़ों का उद्विकास हुआ है संस्कृति का। उद्विकास के बाद दूसरी थ्योरी आती है, जब इसकी आलोचना होने लगी, बहुत सारी क्रिटिसिज्म हुई, तो नई थ्योरी निकल के आई, प्रसारवाद। डिफ्यूजन, प्रसार। प्रसार का मतलब है कि कोई चीज एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसका प्रसार हुआ है। इन्होंने कहा है कि ये इसलिए दूसरी जगह दिखाई पड़ती चीजें कि एक जगह लोग आए होंगे, ट्रैवलर होंगे, या अ, यात्री होंगे, नाविक होंगे, एक जगह से दूसरी जगह आए, तो वहाँ के कुछ सांस्कृतिक तत्वों को अपने साथ ले गए। जैसे वास्को डी गामा यहाँ आया, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ अपने जहाज में भर के ले गया पुर्तगाल, तो वो सांस्कृतिक तत्व जो है पुर्तगाल पहुँच गए, है ना। तीन तरह के प्रसारवादी हैं। एक है ब्रिटिश प्रसारवादी, जर्मन प्रसारवादी और अमेरिकन प्रसारवादी। सबसे पहले ब्रिटिश प्रसारवादी आए, जिसमें डब्ल्यू जी पेरी और डब्ल्यू एच आर रिवर्स, ये नाम याद रखने हैं।
फिर आए जर्मन प्रसारवादी ग्रेवनर फ्रेडरिक रेडजल, फादर विल्हेम स्मिथ, एंकरमैन। और तीसरे अमेरिकन फ्रेंच बुआज, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट हैं क्लार्क विस्लर, एल क्रोवर। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं अमेरिकन प्रसारवादी। तो सबने एक बताया कि इसका प्रसार हुआ है। ब्रिटिश प्रसारवादी कहते हैं कि पूरी दुनिया में जो नील नदी है या नील सभ्यता, सबसे पहले संस्कृति का जन्म नील नदी के किनारे आसपास नील सभ्यता में हुआ और वहाँ से पूरी दुनिया में ये कल्चर फैली। इनको रिजेक्ट कर दिया। फिर आए जर्मन प्रसारवादी। जर्मन ने कहा कि ये प्रसार ऐसे नहीं हुआ, प्रसार हुआ कल्चरल क्रीज की अवधारणा दी। इन्होंने कहा कि संस्कृति कुछ इस तरीके से क्रीज हैं, परतें हैं, जिनको खोदने से पता चलता है कि कल्चर की कई जगह सेंटर थे और वहाँ से वो एक जगह से दूसरी जगह फैली। और अमेरिकन प्रसारवाद वाले भी सांस्कृतिक क्षेत्र की बात करते हैं कि कल्चरल एरिया, और उस एरिया में सांस्कृतिक तत्वों का फैलाव, जहाँ तक एक जैसे सांस्कृतिक तत्वों का फैलाव होता है वो एक सांस्कृतिक एरिया होते हैं। ऐसे उन्होंने बहुत सारे एरिया बताए जहाँ संस्कृति ने जन्म लिया। तो ये प्रसारवाद की बात थी। प्रसार उत्प्रवास और पारस्परिक लेन देन की एक प्रक्रिया, सांस्कृतिक तत्वों और संकुलों का एक स्थान से दूसरे स्थान को, एक समाज से दूसरे समाज को, एक समूह से दूसरे समूह फैलने की प्रक्रिया सांस्कृतिक प्रसार कहलाती है। ठीक है, अब प्रसार आप समझ गए, तो अब एक थ्योरी आपको और समझनी है, इसका नाम है प्रति पर संस्कृति ग्रहण। इसको थोड़ा सा इसको समझने वाली चीज है एक्लचरेशन। बस थोड़ा सा इसे समझ लेंगे तो आपके कई सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। जैसे एक शब्द है प्रसार, डिफ्यूजन। ठीक है, फिर एक शब्द है समायोजन, एसेमिलेशन। एसेमिलेशन, पर सांस्कृतिक ग्रहण, एक्लचरेशन। इसका एक नाम संस्कृति संक्रमण और है। ये समझ लीजिए क्या है। कल्चर वन,
कल्चर 2। ठीक है। मान लीजिए दो संस्कृतियां अलग अलग हैं, तो जब ये पास आते हैं सांस्कृतिक तत्व, यानी दो संस्कृतियां परस्पर, ऐसी दुबे कहते हैं कि मान लीजिए कि ये दो संस्कृतियां हैं, तो जब इसमें से कोई इधर से इधर आएगा, मान लीजिए कि अंग्रेज आए भारत में, ठीक है, तो आके एकदम डायरेक्ट नहीं, उससे पहले आए, तो उसके कुछ सांस्कृतिक तत्व जो थे वो भारत में आए, तो कुछ चीजें अपने यहाँ छोड़ गए। ठीक है। और भारत से कुछ चीजें ले गए, यानी कुछ तत्व इधर के उधर चले गए, अब मान लीजिए कि ये दो संस्कृतियां हैं और आपस में पास पास हैं, तो जब इनमें ट्रेवलिंग होगी, कुछ लोग आएंगे, मान लीजिए कोई आक्रांता जब देश में आता है तो पहले बॉर्डर पे आता है, फिर बॉर्डर से धीरे धीरे उसके कुछ लोग जाएंगे अंदर, तो सामान खरीद के लाएंगे, यात्री बन के या व्यापारी बन के जाएंगे, वहाँ की चीज़ों को देखेंगे, वहाँ कुछ खरीदेंगे, खाएंगे पिएंगे, अपनी कुछ चीज़ वहाँ ले जाएंगे, बेचने जाएंगे व्यापारी। तो सांस्कृतिक तत्वों का आदान प्रदान दोनों संस्कृतियों में होता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं प्रसार, डिफ्यूजन। यानी जब एक संस्कृति एक स्थान से दूसरे स्थान को जाती है, मूव करती है, तो वो प्रसार कहलाती है। दूसरी संस्कृति जब दूसरी संस्कृति में जाती है
और उसके बहुत सारे तत्व जो अच्छे लगते हैं वो लोग अपना लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए कल्चर 1 कल्चर 2। तो अब आप देखिए कि इस संस्कृति में ये वाले तत्व बहुत सारे हो गए, दूसरी संस्कृति के तत्व इधर ज़्यादा आए हैं और इधर कम गए हैं, गए हैं इधर लेकिन कम गए हैं। इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत छोटी सी चीज़ है कि जब दो संस्कृतियां आपस में आती हैं तो पहली प्रक्रिया होती है सांस्कृतिक प्रसार की, फैलाव, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान को जाना। दो लोग ट्रेवल करते हैं, दो संस्कृतियों के लोग, तो एक जैसे हम लोग कहीं जाते हैं, मान लीजिए कहीं घूमने गए तो वहाँ से कुछ खरीद के लाते हैं और अपना वहाँ कुछ छोड़ के आते हैं। मान लीजिए हमारी भाषा बोल चाल वहाँ से हम कुछ सीख के आए। तो जब दोनों सांस्कृतिक तत्वों में आदान प्रदान होता है तो ये स्टेज कहलाती है डिफ्यूजन। क्या कहलाती है? डिफ्यूजन, प्रसार। इस प्रसार की प्रक्रिया में जब एक संस्कृति के द्वारा दूसरी संस्कृति के बहुत सारे तत्वों को अपना लिया जाए और इतने ज़्यादा तत्वों को अपना लिया जाए कि उसकी अपनी जीवन शैली ही परिवर्तित हो जाए, बदल जाए, तो वो स्टेज कहलाती है पर संस्कृति ग्रहण, एकल्चरेशन। ठीक है, ये एकल्चरेशन है कि बहुत सारे तत्वों को अपना लिया कि इनकी अपनी जीवन शैली बदल गई। दो संस्कृति के मूल्यों का आपस में सांस्कृतिक तत्वों का आदान प्रदान और एक संस्कृति द्वारा दूसरी संस्कृति के मूल्यों को इतना ज़्यादा अपना लिया जाए कि उसकी जीवन शैली ही प्रभावित हो जाए। जैसे उदाहरण के लिए कि जब अंग्रेज भारत में आए होंगे तो उन्होंने यहाँ अपने कुछ तत्व लाए, कुछ यहाँ से चीज़ें ले गए, फिर वो यहीं रह गए, फिर व्यापार करने लगे, फिर इंग्लैंड से बहुत सारी चीज़ें आने लगी। तो शुरुआत में हम लोग उनसे हेट करते थे, फिर उनसे इतना ज़्यादा सीखा, इतनी ज़्यादा चीज़ें ली कि आज भारतीय संविधान का 75% इंग्लैंड के संविधान का स्वरूप है ना। आज जो पहनावा है, उठना बैठना चलना बोलना, जो कल्चर है, उसमें बहुत सारी कल्चर अंग्रेजों की, जिसको पश्चिमीकरण नाम दिया गया। तो यहाँ के लोगों की जीवन शैली बदल गई। इसको कहते हैं पर संस्कृति ग्रहण, एकल्चरेशन। तो एक चीज़ आप समझ गए कि उद्विकास क्या है और प्रसार क्या है। तो पहले लोगों ने जवाब दिया कि संस्कृति तत्वों का कैसे संस्कृति ने जन्म लिया, तो उसका कारण उन्होंने बताया 19वीं शताब्दी के लोगों ने कि इसका उद्विकास हुआ है संस्कृति का, है ना। एक निश्चित रेखा में, सरल रेखा में, सरल से जटिल की ओर, फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, ये उनका थीम थी 19वीं शताब्दी के विचारकों की। दूसरे लोग आए, उन्होंने कहा नहीं इसका प्रसार हुआ है, तो प्रसारवादी आए थ्योरी, अमेरिकन, ब्रिटिश और जर्मन प्रसारवादी, उन्होंने कहा इसका प्रसार हुआ है, एक स्थान से दूसरे स्थान को चीज़ें गई हैं, तो वो थ्योरी हुई। अब ये जो आइकल्चरेशन है, प्रति पर संस्कृतिकरण, इसका मतलब है कि जब एक संस्कृति के द्वारा दूसरी संस्कृति के तत्वों को इतना अधिक अपना लिया जाता है, चाहे स्वेच्छा से या दबाव से, इसे पर संस्कृति ग्रहण कहते हैं। स्वेच्छा से या दबाव से मतलब क्या हुआ कि जैसे कोई आक्रांता आता है और यहाँ पे जब कब्जा कर लेगा या किसी देश को कोई गुलाम बना लेता अपना, तो अपनी चीज़ों को थोप देता है। जब अंग्रेज यहाँ आए तो सेना में जब लोगों को भर्ती किया गया होगा तो यहाँ के लोग तो धोती कुर्ता पहनते थे, उन्होंने उनको एक ड्रेस पहनाई होगी, पैंट शर्ट, जो उनकी फॉर्मल ड्रेस है। घुड़सवारी करना सिखाया होगा, बंदूक चलानी सिखाई होगी। तो जो भर्ती होना चाहेंगे उनको ये सब चीज़ें सीखना कंपलसरी होगा। तो स्वेच्छा से या दबाव से, दबाव में हम कब आते हैं
जब हम हार जाते हैं या किसी के गुलाम बना लिए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से पर संस्कृति ग्रहण। आत्मसातीकरण, एसेमिलेशन। एसेमिलेशन क्या है कि जब कुछ के स्थान पर इतने सारे तत्वों को अपना लिया जाए तो उसका अपना अस्तित्व ही खत्म हो जाए, वो स्टेज होती है एसेमिलेशन। जैसे मान लीजिए ग्लास है, इसमें पानी है और इसमें कुछ चीनी डाली जाए, है ना, तो चीनी डालेंगे जब हम, तो चीनी और पानी को अलग अलग देखा जा सकता है कि ये चीनी है और ये पानी है। लेकिन जब उसे थोड़ी देर हिलाते रहेंगे हिलाते रहेंगे हिलाते रहेंगे हिलाते रहेंगे तो चीनी क्या अपना स्वरूप खो देगी, चीनी गायब हो जाएगी और एक लिक्विड दिखाई पड़ेगा सिर्फ, लेकिन उसका स्वरूप क्या हो जाएगा, मीठा हो जाएगा। चीनी उसमें घुल मिल गई पूरी तरह। तब जब कोई एक संस्कृति अपने अस्तित्व को पूरी तरह समाप्त कर देती है तो वो असेमिलेशन, यानी दूसरे के द्वारा उसे पूरी तरीके से आत्मसात कर लिया गया, यही है सांस्कृतिक आत्मसात। कल्चरल इंडस्ट्री, फ्रैंकफर्ट स्कूल वालों ने कहा बहुत से ऐसे साधन हैं जिनसे लोक संस्कृति का प्रचार प्रसार होता है, जैसे दूरदर्शन, रेडियो, पुस्तक, समाचार पत्र, संगीत, ये वगैरह वगैरह। इन्हें सांस्कृतिक उद्योग की संज्ञा दी है। ठीक है, किसने दी है, फ्रैंकफर्ट स्कूल के लोगों ने। नेक्स्ट है सांस्कृतिक वंचन। वंचन का मतलब है जब हम किसी चीज से वंचित हो जाते हैं। जब हमें कोई चीज़ नहीं मिलती है तो उससे वंचित हो जाते हैं, कोई खास बात नहीं। कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट, जब दो संस्कृतियों में झगड़ा होता है, द्वंद्व होता है, कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। सांस्कृतिक टैक्सोनॉमी, कल्चरल टैक्सोनॉमी, इसको जूलियन स्टीवर्ट ने दिया। इन्होंने कहा संस्कृति के विकास के अध्ययन से संबद्ध आवर्ती सांस्कृतिक घटना को पहचानने और वर्गीकृत करने का विज्ञान। किसी घटना को पहचानने और क्लासिफाई करने को टैक्सोनॉमी कहा है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, कोवर्ट और ओवर्ट, जो हमें सामने से दिखाई पड़ती है वो कोवर्ट है, जो उसमें अंतर्निहित होती है, जो उसका भौतिक पक्ष है वो ओवर्ट कहलाता है, बाहर से देखा जा सकता है। उसका आंतरिक पक्ष है वो कोवर्ट होता है, जो बाहर से नहीं देखा जा सकता, ऐसे मूल विश्वास, स्वप्न वगैरह वगैरह। कल्चर और कल्चर कंस्ट्रक्ट, रॉल्फ लिंटन का कहना है जब हम अपनी आंखों से कुछ देखते हैं तो वह संस्कृति है, जब जो कुछ भी हम उसके आंतरिक अभौतिक पक्ष के विषय में लिखते हैं वो सांस्कृतिक रचना है। ये रॉल्फ लिंटन का कॉन्सेप्ट है। जब एक ये है संस्कृति अंतःग्रहण, एनकल्चरेशन, जब एक बच्चा अपने सांस्कृतिक मूल्यों को सीखता है तो एनकल्चरेशन कहलाता है। अंतर संस्कृति का ट्रांसकल्चरेशन, ये हर्स्कोविट्ज की अवधारणा है। जब दो सांस्कृतिक तत्व एवं संकुलों का आदान प्रदान होता है, जब डिफ्यूजन होता है, डिफ्यूजन के पश्चात जो आदान प्रदान की प्रक्रिया होती है। देखिए यहाँ पे एक कन्फ्यूजन ये हो सकता है कि दो संस्कृतियों में जो आदान प्रदान होता है, आप डिफ्यूजन पे भी टिक लगा सकते हैं। डिफ्यूजन क्या कि जब आप सवाल ये आए कि दो सांस्कृतिक तत्वों का एक स्थान से दूसरे स्थान का फैलाव क्या कहलाएगा, तो वो कहलाएगा डिफ्यूजन। लेकिन यहाँ बात हो रही ग्रहण करने की, जब दोनों एक दूसरे कुछ ग्रहण कर लेते हैं तो वो कहलाता है ट्रांसकल्चरेशन, आदान प्रदान होता है। प्रतिपर संस्कृतिकरण, कॉन्ट्रा एकल्चरेशन, हर्स्कोविट्ज ने बताया कि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रभावी संस्कृति पहले तो टूटती है, छिन्न भिन्न हो जाती है, किंतु बाद में अपने सांस्कृतिक क्षय की पूर्ति के लिए, अपनी पहचान को पुनः प्राप्त करने के लिए क्रियाशील हो उठती है।
जैसे नागा आंदोलन, झारखंड आंदोलन। इस प्रक्रिया का प्रतिपर संस्कृति ग्रहण, अपनी खोई हुई कल्चर को पुनः वापस पाने की प्रक्रिया। विरोधी संस्कृति, प्रतिरोधी, विरोधी संस्कृति, कॉन्ट्रा कल्चर। विरोधी संस्कृति जो होती है या प्रतिरोधी, ये ज़्यादा शब्द सही है। इंग्लिश में ध्यान रखिए, इसे कॉन्ट्रा कल्चर कहते हैं। CONTRA, कॉन्ट्रा। विरोधी संस्कृति यानी कोई संस्कृति है, कुछ लोग उसको नहीं मानते, अपनी अलग, वो अपराधी नहीं होते, अपराधी संस्कृति से अलग है। विरोधी, विरोध करना, उनकी आदत है विरोध करना, है ना। जो प्रचलित मूल संस्कृति है उसका विरोध करना और विरोध के स्वरूप अपनी संस्कृति। भारत में इस तरह से प्रति संस्कृति के लोग ऐसी उप संस्कृतियों को मानते हैं जो समाज की मुख्य धारा की संस्कृति द्वारा बनाए गए मूल्य, प्रतिमानों, नैतिक आदर्श, परंपराओं का खुलकर विरोध करते हैं, उल्लंघन करते हैं। तो जैसे पहले भारतीय माइथोलॉजी में, भारतीय समाज में समुद्र पार करने की मनाही थी, अशुभ माना जाता था। लेकिन गांधी जी पहले व्यक्ति थे जो समुद्र पार करके इस मान्यताओं को तोड़ के उन्होंने इन जंजीरों में अपने आप को नहीं बांधा, उन मूल्यों का प्रतिरोध किया और गए समुद्र पार करके। तो वो इस तरह की चीज़ों को प्रतिरोधी संस्कृति कहा गया है। उप संस्कृति समाज विरोधी तरीकों, विचारों, नियमों, मूल्यों की प्रतिबद्धता के साथ का पालन करते हैं। चूंकि उनकी संस्कृति समाज की मुख्य संस्कृति के विपरीत होती है, इसलिए इसे विरोधी संस्कृति कहा जाता है। उदाहरण के लिए जैसे अपराधी बालकों की उपसंस्कृति, हिप्पी लोगों की उपसंस्कृति, अमेरिका में समलैंगिक आंदोलन चलाने वालों की पुरुष स्त्री, ये विवाह करते हैं। जो समलैंगिक आंदोलन चल रहा है अमेरिका में, मांग हो रही है कि मेल मेल और फीमेल फीमेल की शादी हो, तो ये समलैंगिक विवाह, ये भी विरोधी संस्कृति है। या आतंकवादियों की संस्कृति, यानी कुल मिलाकर जो प्रचलित संस्कृति है उसका विरोध करना। ठीक है। नेक्स्ट है कल्चरल इकोलॉजी। इस सिद्धांत के प्रतिपादक हैं बहुरेखी विकासवादी जूलियन स्टीवर्ट। बहुरेखी विकासवादी क्यों है ये? लेस्ली वाइट और जूलियन स्टीवर्ट, ये बहुरेखी है। मल्टीलीनियर इवोल्यूशन, इवोल्यूशनिस्ट, इवोल्यूशनिस्ट। इनका नाम याद रखिएगा, लेस्ली वाइट। बहुरेखी विकासवाद का मतलब है क्या है कि जब ये कहा गया कि उद्विकास सीधी रेखा में चलता है, रेखा कोई भी हो सकती है, तो इसकी बहुत सारी आलोचना हुई। उद्विकास के विरोध में नई विचारधारा आई, सांस्कृतिक प्रसारवाद। फिर उसके विरोध में आई सांस्कृतिक प्रकारवाद, फिर संरचना प्रकारवाद। तो उद्विकास की थ्योरी को कुछ न कुछ लोगों ने स्वीकार किया था, उसको नए तरीके से, जो उसमें कमियां थी उन्हें दूर करने के बाद जो नव उद्विकासवाद आया है, नियो इवोल्यूशन। उसके ये समर्थक हैं दोनों लोग, और इन्होंने कहा कि उद्विकास जो है मल्टी डायमेंशनल भी हो सकता है, एक रेखा में न जाकर मल्टी डायमेंशन में।
तो 19वीं शताब्दी के जितने भी उद्विकासवादी उन्हें यूनिलीनियर कहा जाता है और इनको मल्टीलीनियर कहा जाता है। ठीक है, ये इसमें अंतर है। तो इन्होंने कहा इनका सिद्धांत फ्रेंच बुआस के ऐतिहासिक विशिष्टतावाद से प्रभावित है। इसके अंतर्गत संस्कृति पर पर्यावरण का प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। यानी किसी संस्कृति के परंपरा के पीछे कौन सा पर्यावरणकारी सिद्धांत कारण उत्तरदायी है। जूलियन स्पेट ने पर्यावरण के कारण से होने वाले सांस्कृतिक परिवर्तन के अनुभविक अध्ययन किया और एम्बर ने अपनी पुस्तक एंथ्रोपोलॉजी में संस्कृति एवं पर्यावरण के संबंधों को स्पष्ट करने के लिए न्यूगिनी के सोमबागा जो जोफल व बागवानी का कार्य करते हैं का उदाहरण दिया। यानी वहाँ के लोग वहाँ के पर्यावरण के अनुसार उनकी कल्चर डेवलप होती है और ये जो बागवानी का काम करते हैं सोमबागा, इनके यहाँ जो सूअर पालते हैं ये लोग, न्यू गिनी के लोग जो हैं इंडोनेशिया के पास, इनके यहाँ सूअर पालन होता है और बागवानी करते हैं। सूअर इनके क्लाइमेट के साथ एग्जिस्ट करते हैं। माना जाता है कि सूअर जब मिट्टी को पोला कर देते हैं उसमें वो उपजाऊ हो जाती है मिट्टी, तो ये लोग सूअर पालते हैं और बागवानी करते हैं। उस बाग में सूअर को छोड़ देते हैं जिससे उनका बागों का जो देखभाल है वो अच्छी होती है। दूसरा, उसमें से प्रोडक्टिविटी काफ़ी बढ़ती है, क्योंकि ये माना जाता है कि सूअर जिस तरीके से ज़मीन में खोद के उसको जो लूज़ कर देते हैं ज़मीन को, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है, जिससे उत्पादन ज़्यादा बढ़ता है, ऐसा माना जाता है इनके यहाँ। लेकिन जब सूअरों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तब ये लोग एक फेस्टिवल का आयोजन करते हैं। हालांकि ये लोग सूअर पालते हैं, इसका मांस नहीं खाते, लेकिन जो लोग खाते हैं फिर उस पर पालन करके सूअरों का वध किया जाता है। एक सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, उस कार्यक्रम के अनुसार तो समाज में जब सूअर खत्म कर दिए जाते हैं उसके बाद फिर से पर्यावरण का संतुलन बन जाता है। तो पर्यावरण में संतुलन बनाने के लिए इस तरह की प्रथा, ये एग्जाम्पल दिए, इसी को सांस्कृतिक पारिस्थितिकी कहा गया, इकोलॉजी। अब आइए सांस्कृतिक भौतिकवाद, कल्चरल मेटलिज्म। कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर मार्विन हैरिस ने सांस्कृतिक भौतिकवादी नामक सिद्धांत दिया, जिसे नव विकासवादी श्रृंखला की अंतिम कड़ी माना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। तो जो नव विकासवाद ये आए, नव उद्विकासवाद, इनकी थ्योरी में ये अंतिम है। कौन? सांस्कृतिक भौतिकवादी। इसका प्रतिपादन किया मार्विन हैरिस ने। आप लोग नोट कर लीजिए, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। यह सिद्धांत वास्तव में एक शोध रणनीति, रिसर्च स्ट्रेटजी है, जो अब तक हुए महत्वपूर्ण अध्ययनों प्रमुख तत्वों को सामंजस्य मात्र है। यह तकनीकी आर्थिक निश्चयवाद, टेक्नो इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म के आधार मानकर समाज में संस्कृति के भौतिक आयाम के अध्ययन को प्राथमिकता देता है। टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक्स, तो ये जो है सांस्कृतिक भौतिकवाद, प्रोफेसर मार्विन हैरिस को याद रखना है, आप ये नोट कर लेंगे। नव विकासवाद की अंतिम कड़ी है, ये भी कोई बार एक बार पूछा गया क्वेश्चन। तो ये अवधारणाएं जो हम लोगों ने देखी, फिर इनको एक
ये आपका कल्चर का चैप्टर लगभग समाप्त हो गया है। अवधारणाएं एक नज़र में, सांस्कृतिक सापेक्षवाद की अवधारणा हास्कोविट्स ने दी, निजाति केंद्रवाद विलियम ग्राम समनर ने दी। तो ये एक नज़र में आप अवधारणाएं देख लें। गरीबी की संस्कृति ऑस्कर लेविस, संस्कृति अविकल्प रॉल्फ लिंटन, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा एक जगह फैक्ट मेमोराइज करने के लिए। आइडिएशनल कल्चर सोरोकिन, ये तीनों संस्कृति आइडियल, आइडिएशनल और सेंसेट ये सोरोकिन की है। अंत संस्कृतिकरण हास्कोविट्स, ट्रांसकल्चरेशन हास्कोविट्स, प्रतिपर संस्कृतिकरण हास्कोविट्स, सांस्कृतिक संकेंद्र हास्कोविट्स, ऑटोनोमस कल्चर रॉबर्ट रेडफील्ड, सांस्कृतिक पारिस्थितिकी जूलियन स्टीवर्ट, सांस्कृतिक भौतिकवाद मार्विन हैरिस, संस्कृतिकरण की अवधारणा एम एन श्रीनिवास, प्रतिसंस्कृतिकरण जे एस मिल्टन, गुप्त अगुप्त संस्कृति इम्प्लिट एक्सप्लिट कल्चर क्लाइड क्लोक्रॉन, सांस्कृतिक टेक्सोनॉमी जूलियन स्टीवर्ट, सांस्कृतिक मान्यताएं कल्चर थीम मोरिस एप्लर, सांस्कृतिक प्रतिमान रूथ बेनेडिक्ट। तो ये सांस्कृतिक तत्व बिस्लर, संकुल बिस्लर, क्षेत्र क्लार्क बिस्लर। तो ये चैप्टर जो है संस्कृति का समाप्त हुआ। थोड़ा बड़ा चैप्टर था लेकिन इससे क्वेश्चन भी सबसे ज़्यादा आते हैं, और इससे संबंधित जो भी प्रश्न हैं वो आप लोग लगाने की कोशिश कीजिए और हमें बताइए कि अगर कोई टॉपिक क्लियर नहीं हुआ है, समझ में नहीं आया, तो उसको हम लोग दोबारा टेकअप कर लेंगे किसी और उसमें। तो ये मोटा मोटा था, हमने थोड़ा जल्दी इसलिए किया कि मुझे लगा कि ज़्यादा लंबा हो रहा है और इसको समराइज़ करना ज़रूरी है, इसलिए हमने इसको कुछ संक्षेप में भी बताया, कुछ डिटेल में बताई चीज़ें। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये सभी प्रश्नों का जवाब देगा चैप्टर, और ये नोट्स हमारे हैं, इनको आप डाउनलोड करके बेस बनाइए अपना, और इसमें जो अलग से कुछ मिले वो इसी में ऐड करते जाइए। पिछले सालों में जो भी क्वेश्चन आए होंगे उन क्वेश्चंस को अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए, अपडेट कर लीजिए, और उनके आंसर आपको इसमें मिलेंगे। अगर कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा है तो आप हमको बताइए, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।